वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के बिहार कृषि एवं संसाधन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे। इसके पहले मोटे अनाज के बारे में, तेलहन के बारे में, दलहन के बारे में और खदान फसल जिसमें धान, गेहूं, मक्का के बारे में, अगहनी, रबी फसल, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें व्यावसायिक फसल आता है। मुख्य रूप से व्यावसायिक फसल गन्ना को कहा जाता है। व्यावसायिक फसल किसे कहा जाता है? उस फसल को है जिसका उत्पादन हम लोग मुख्य रूप से व्यापार के लिए करते हैं। जैसे गन्ना तो खाने के लिए नहीं करते हैं, ना घर में रखने के लिए, बल्कि व्यापार के लिए करते हैं। उसके बाद कपास हो गया, उसके बाद चाय हो गया, यह सभी व्यापार के लिए करते हैं। इसीलिए इन सभी फसलों को व्यावसायिक फसलें कहते हैं। तो के बाद हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान हैं। फिर भी यहाँ गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में इनकी खेती प्रमुखता से होती है। जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, इन सभी जगहों पर गन्ना की खेती काफ़ी अधिक होती है। बिहार में तो उत्तर पश्चिम, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हो गया, इन सभी जिलों में गन्ना की खेती प्रमुखता से की जाती है। लेकिन यहाँ पे सिंचाई की कमी के कारण, भौगोलिक स्थिति जैसे बाढ़ जैसी समस्या के कारण इसकी खेती जो है उत्पादन बहुत कम होता है। जो खेती किया जाता है उसका उत्पादन कम होता है। गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। गन्ने के उत्पादन में बिहार में 1 नंबर स्थान पश्चिमी चंपारण, दूसरा स्थान गोपालगंज और तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण है। दूसरा हम लोग जूट भी क्या है? यह भी एक प्रकार का व्यावसायिक फसल है। जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है। जो उत्तर पूर्वी जिला है वहाँ पे जूट का उत्पादन होता है, यानी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो एरिया है वह उत्तर पूर्वी जिला कहलाता है। क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जूट जो है यह वहीं पे होता है जहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होती है, जो कि जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है और पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। पूरे भारत में जूट उत्पादन के मामले में 1 नंबर स्थान पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम है, असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान है, जो पूरे भारतवर्ष में 8% जूट का उत्पादन करता है। तीसरा है तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में 6ठा स्थान है। इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। गंगा का जो दियारा क्षेत्र होता है, दियारा भूमि किसे कहा जाता है? जो बालू प्रधान भूमि होता है उसी को दियारा भूमि कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे आसपास का जो भूमि होता है उस भूमि को दियारा भूमि कहा जाता है। तो उसी दियारा क्षेत्र पर गन्ना का उत्पादन बिहार में होता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना जो विश्व में सबसे अधिक तंबाकू जो होता है वह दियारा क्षेत्र में ही होता है, जिसमें बिहार का जो है 6ठा स्थान है। और दियारा भूमि में मक्का का उत्पादन भी काफ़ी अधिक होता है। विश्व में जो प्रसिद्ध है दियारा भूमि, वह मक्का के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि तंबाकू का भी उत्पादन होता है, लेकिन मक्का के लिए प्रसिद्ध भूमि है। नेक्स्ट है सब्जियां, फल एवं मसाले। बिहार में सब्जियों के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर यानी परवल, लौकी, पालक, लाल साग, लोबिया, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि की खेती की जाती है। इनमें आलू सबसे प्रमुख सब्जी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है। इसकी खेती बिहार के लगभग सभी जिलों में होती है। जो यह सब्जी, फल और मसाला का खेती होता है वह बिहार के सभी जिलों में होता है। नेक्स्ट है मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे पर बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। जो मिर्च यानी मरचा का खेती होता है वह बिहार के गंगा जो है नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो इसके दोनों किनारों पर मिर्च की खेती काफ़ी अधिक होती है। बिहार में अन्य मसाले जैसे हल्दी की खेती, धनिया, अदरक, सौंफ और लहसुन की भी खेती होती है। मौसमी फलों में आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा एवं मखाने बिहार में उत्पन्न किए जाते हैं। बिहार में आम का भी उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा और मखाने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। आम के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिला प्रसिद्ध है
और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला प्रमुख है। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर पड़ता है। बिहार में अब कृषि की समस्या को हम जान लेते हैं। इसके पहले कृषि के बारे में जान लिए, प्रमुख व्यावसायिक फसल, खाद्य फसल, यह सभी फसलों के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं बिहार में उसको जान लेते हैं। तो बिहार जो है, बिहार की आबादी वह पूरी तरह से ग्रामीण आबादी है। 90% आबादी जो है वह गाँव में रहती है, यानी देहातों में रहती है, और 80% जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है। यहाँ पे कृषि होगा, कृषि पर निर्भर है। मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। बिहार में कृषि की समस्या यह है कि मिट्टी कटाव होता है और मिट्टी में उस तरह गुणवत्ता नहीं है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है। साथ ही वर्षों से लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से भी मिट्टी का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण फसल उम्मीद इतना नहीं होता है, जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उतना नहीं होता है, उत्पादन कम होता है। दूसरा, घटिया बीजों का उपयोग। घटिया बीज का भी उपयोग करते हैं हम लोग। उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने के कारण प्रति एकड़ उपज अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। बिहार में घटिया बीजों का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद है खेतों का छोटा आकार का होना। हमारे राज्य में खेतों का छोटा आकार होने के कारण वैज्ञानिक खेती संभव नहीं हो पाती है। यहाँ पे खेत जो है वह छोटे छोटे हैं। जैसे एक पिता के जो है यहाँ पे अगर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो खेत को उस 3 भाग में बांटा जाता है, तो जिसके कारण जोतों का आकार छोटा हो जाता है और वैज्ञानिक तरीके से खेती संभव नहीं हो पाती है। चौथा है किसानों में रूढ़िवादिता। यहाँ के किसान परिश्रम पर कम और रूढ़िवादिता पर अधिक भरोसा करते हैं। यहाँ के किसान जो होते हैं वो मेहनत पर कम भरोसा करते हैं और जो परंपरागत तरीका पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। रूढ़िवादिता किसे कहा जाता है? तो ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जो काफ़ी प्राचीन ज़माने से चली आ रही है, उसी को रूढ़िवादिता कहा जाता है। जैसे खेत में पुराने तरीके से खुरपी का उपयोग करना, हल का उपयोग करना, नए डिजाइन का इस्तेमाल नहीं करना, यही रूढ़िवादिता कहलाता है। और किसान लोग कुदाली से या फिर जो है उस तरह से आधुनिक सोच के नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ के किसानों के रूढ़िवादी सोच के कारण खेतों में अधिक अनाज का पैदावार नहीं हो पाता है। पांचवा है सिंचाई की समस्या। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून का मतलब वर्षा होता है, तो यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो यह भी जो है सवाल कभी कभी पूछ देता है कि बिहार की कृषि कैसी कृषि है। तो बिहार की कृषि जो है वह मानसून पर आधारित है और बिहार की कृषि एक प्रकार के जुआ है। बिहार की कृषि एक प्रकार की जुआ है, क्योंकि मानसून पर आधारित रहता है। वर्षा होगी तो फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल डूब जाएगी। इसीलिए बिहार की कृषि को जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है बाढ़ की समस्या। तो देखिए बिहार में कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। पहला समस्या है मिट्टी की कटाव एवं गुणवत्ता में ह्रास। दूसरा है घटिया बीजों का उपयोग। तीसरा है खेतों का आकार छोटा होना। चौथा है किसानों में रूढ़िवादिता। पांचवा है सिंचाई की समस्या और छठा है बाढ़। यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आ ही जाता है, जिसके कारण यहाँ के किसान बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बिहार कृषि एवं वन संसाधन में जल संसाधन को हम लोग जान लेते हैं। चैप्टर वही है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, तो कृषि से संबंधित है। इसमें जल जान लेते हैं। बिहार में जल का भंडार है। बिहार में जल को 2 स्रोतों में बांटा गया है, एक धरातलीय जल और दूसरा भूमिगत जल। धरातलीय जल किससे कहते हैं? तो जो धरातल पर होते हैं, जो जमीन पर होते हैं, उसे धरातलीय जल कहते हैं। और भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो जमीन के नीचे होते हैं उसे भूमिगत जल कहते हैं। धरातलीय जल में नदी आता है, जलाशय आता है, जिसमें कुआं हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, यह सब आते हैं, और तालाब आते हैं। भूमिगत जल इसमें कुआं, झरना, नलकूप, हैंडपंप, यानी जिसका लिंक भूमि से होता है, भूमि से जो पानी देता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। भूमि के अंदर के जल को भूमिगत जल कहा जाता है। बिहार में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है। यहाँ मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने ही होती है।
बिहार में मात्र वर्ष में 4 महीना ही वर्षा होती है। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा होती है। आज़ादी के बाद की नहर, आज़ादी से पहले की नहरों को हम जान लेते हैं, फिर आज़ादी के बाद की नहर को जानेंगे। तो आज़ादी से पहले के नहर में सोन नहर है, सारण नहर है और त्रिवेणी नहर है, और आज़ादी के बाद के नहर में कोसी नहर है। तो सोन नहर यह सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक नहर है। इसे 1874 ईस्वी में डिहरी पर निर्मित किया गया। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद अगला है सारण नहर। गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में इस नहर का निर्माण किया गया। इस नहर का निर्माण बिहार में सिंचाई करना है। उसके बाद है त्रिवेणी नहर। इस नहर का निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1.094 किलोमीटर है। इतना किलोमीटर है इसकी लंबाई त्रिवेणी नहर का। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद की नहर। तो आज़ादी के बाद की नहर में कोसी नहर है। कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है पूर्वी कोसी के किनारे जो नहर निकाली गई है उसका नाम है पूर्वी कोसी नहर, और पश्चिमी किनारे पर जो नहर निकाली गई है उसका नाम है पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है तथा पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद की नहरों में गंडक नहर। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर, यह पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर के पास एक 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था। इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुत नहर और पूरब की ओर सारण नहर निकाली गई है। उसके बाद है नलकूप। सिंचाई के लिए नलकूप नहर के बाद दूसरा प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट है कुआं। बिहार में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। नलकूप से भी सिंचाई किया जाता है, कुआं से भी सिंचाई किया जाता है। तो सिंचाई के लिए जो है नलकूप नहर के बाद दूसरा साधन है। तीसरा है कुआं। बिहार में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन अब इसका प्रचलन कम हो गया। इसके जगह पर अब पंपी सेटों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो दमकल होता है उसका प्रयोग किया जाता है कुआं से। कुआं से सिंचाई का काम बिहार में मात्र 2% होता है, और बाकी कुएं के जगह पर पंपी सेट ले लिया है। पंपी सेट से सिंचाई होता है, लेकिन कुआं से मात्र 2% ही भूमि सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट है तालाब। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है, जबकि बिहार में मात्र 2.10% ही भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर नालंदा जिला है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि तालाबों द्वारा सिंचाई में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो मधुबनी, और दूसरे स्थान पर नालंदा जिला है। बिहार में सिंचाई के अन्य साधनों में झील है, पोखर है, तालाब है, कृत्रिम झील है आदि यह सब है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं को हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार में बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का विकास किया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख योजनाएं हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे किया जाता है? वैसी परियोजना जिसका उपयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी जिस परियोजना का निर्माण एक से अधिक उद्देश्यों के लिए होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं 3 हैं। पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना, और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। यह मुख्य रूप से बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो ऐसी परियोजना जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्य के लिए होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से विद्युत यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद सिंचाई किया जाता है, मछली पालन किया जाता है,
पीने के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है नगरों में, महानगरों में, शहरों में, और उद्योगों में भी जल उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद लोग बांध के देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसे मनोरंजन भी हो जाता है, पर्यटक भी घूमने के लिए वहां जाते हैं, और यातायात का विकास होता है और सड़कें का निर्माण होता है। तो यह है बहुउद्देशीय परियोजना। 3 है बिहार में, पहला सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। उसके बाद अन्य परियोजनाओं में दुर्गावती जलाशय परियोजना है, चंदन बहुआ परियोजना है, बागमती परियोजना है, बरनार जलाशय परियोजना है। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी परियोजना को पढ़ लेते हैं। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेजी सरकार ने 1874 ईस्वी में सिंचाई के लिए किया था। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। जो सोन नदी घाटी परियोजना है वह अंग्रेजी सरकार ने इसको विकसित किया था और बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ देता है कि बिहार का कौन सी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है। किस नदी पे बनाया गया है? सोन नदी पे बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1874 ईस्वी में बनाया गया। इसकी लंबाई कुल 130 किलोमीटर। दूसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो भारत और नेपाल के सहयोग वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। इस परियोजना से बिजली प्राप्ति होती है, सिंचाई और जल की आपूर्ति प्राप्त होती है और नेपाल को भी दी जाती है। जो जल की आपूर्ति हो गया या सिंचाई हो गया या फिर बिजली हो गया, इसे नेपाल को भी दिया जाता है। इस परियोजना से भैंसा लोटन स्थान पर एक बांध बनाकर जलाशय का भी निर्माण किया गया है, जिससे 2 नहरें निकाली गई है। प्रथम पश्चिमी नहर द्वारा गोपालगंज, सारण और सिवान में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और पूर्वी नहर द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले की लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना यह बिहार में है, यूपी में है और नेपाल में भी है। यानी तीनों देशों की 2 राज्य और 3 एक देश के सहयोग से यह परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इस परियोजना की परिकल्पना 1896 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप से यह परियोजना 1955 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह नदी के बदलते मार्ग को रोकना था। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आता है? कोसी नदी से आता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना है, उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण और पर्यावरण पर नियंत्रण। यह कोसी नदी घाटी परियोजना में है। नेक्स्ट है वन संसाधन। बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया। वर्तमान में बिहार में मात्र 7.68% ही क्षेत्र में वन है। बिहार में कुल 6374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि भारत में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 20%, और बिहार में पूछेगा वनों का प्रतिशत कितना है, तो 7% लगाना है। भारत में 20% और बिहार में 7% वन है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है वहीं पे है, और बिहार में वन सिर्फ मात्र 7% है। और भारत की बात करें तो भारत में 20% वन है। वन एवं वन जीवों का संरक्षण। तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87 यानी लगभग 7% भाग ही वनों से आच्छादित है, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। जबकि बिहार में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? लगभग 7% भाग पर वन है।
बिहार में वन प्राणियों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कई रीति रिवाजों का प्रचलन है। कई धार्मिक अनुष्ठान वृक्षों के नीचे ही किए जाते हैं। यहाँ परंपरागत रूप से वट, पीपल, आंवला और तुलसी की पूजा की जाती है। यहाँ चींटी से लेकर सांप जैसे विषैले जंतु को भोजन दिया जाता है। पक्षियों को दाना देने की प्रथा है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे बिहार में प्राचीन काल से ही बहुत सारी परंपरा है, जिसमें पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, ताकि लोग पेड़ को ना काटे और इससे पर्यावरण जो है बचे। चींटी से लेकर सांप तक को भोजन दिया जाता है, जैसे नाग पंचमी के दिन भोजन दिया जाता है सांप को। और पक्षियों को दाना देने की प्रथा है, ताकि जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो वन प्राणी और वन है उसका संरक्षण किया जा सके। और राज्य सरकार विभिन्न तरह के कानून नियम बनाकर पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रयास कर रही है। तो पर्यावरण को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वन जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तभी जाकर पर्यावरण बचा हुआ रहेगा, और पर्यावरण बचा हुआ रहेगा तो हम भी बचे हुए रहेंगे। बिहार में 14 अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बिहार में अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो 14, और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, जो पश्चिमी चंपारण। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है पटना का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और अगर परियोजना की बात करें, जैसे बाघ रिजर्व की बात करें, तो वाल्मीकि जो है वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वाल्मीकि बाघ परियोजना जो है वह पश्चिमी चंपारण में है। तो बिहार में अभयारण्य की संख्या 14 और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान को चिड़ियाघर कहा जाता है। पटना का संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, यह पटना का चिड़ियाघर का नाम है। चिड़ियाघर को ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उसके बाद बेगूसराय का कांवर झील, जो प्रवासी पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है काफी जो है वो देश विदेश या भारत की पक्षियां जो है इस कांवर झील पर आती है, घूमने के लिए आती है सब। गर्मी जब बीतता है तो ठंडा के मौसम में काफी अधिक पक्षी जो है यहाँ पे पहुँचते हैं बेगूसराय के कांवर झील पर। यह पक्षियों के लिए मशहूर है। उसके बाद दरभंगा का केशेश्वर नामक स्थान वन जीवों के संरक्षण के लिए की वन पर्यावरण एवं जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। इसके संरक्षण के लिए कई संस्थाएं भी काम कर रही है, ताकि वनों को बचाया जा सके। तो ये था बिहार कृषि एवं वन संसाधन के महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।